अच्छा जी, 0625 IGCSE पेपर 2 वेरिएंट 2 फरवरी मार्च 2024, 45 मिनट्स का पेपर है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, a student has a measuring cylinder. A student has a measuring cylinder containing water and also has a balance. Which of these could she use to find the volume of a small metal sphere? She has no other apparatus. A, either the measuring cylinder containing water or the balance. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, विदाउट वाटर तो नहीं कर सकते। बी क्या कह रहा है कि द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली, तो वाटर होगा तो जाहिर है पहले उसका इनिशियल वॉल्यूम फिर स्फीयर डाल के उसका फाइनल वॉल्यूम डिफरेंस ले लेंगे, तो इस हिसाब से 20 का करेक्ट आंसर बनता है। द डायग्राम shows a solid object on a flat surface with two forces acting on the object. Okay, what is the resultant force? जाहिर है राइट पे 4 है, लेफ्ट पे 3 है, तो 4 minus 1 equals to 3, 4 minus 3 equals to 1 न्यूटन हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, सो 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, 20 का करेक्ट आंसर है। A ball is falling. अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 is ball a ball is falling towards ground. Which energy transfer stores which transfer between energy store is taking place? ठीक है, ए है इलास्टिक एनर्जी टू काइनेटिक। वैसे जाहिर है कि ऊपर से नीचे अगर एक बॉल गिर रही है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो नीचे जब रास्ते में होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी होगी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? विच रो कंटेन्स वन स्केलर क्वांटिटी एंड वन वेक्टर क्वांटिटी? यहाँ एनर्जी है, मास है, मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो ठीक है क्वांटिटी 1 और ये हो सकता है, इसके अलावा दोनों स्केलर हैं, दोनों वेक्टर हैं, दोनों स्केलर हैं, तो इसका मतलब है ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? वो कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि विच रो कंटेन वन स्केलर एंड वन वेक्टर, तो ए करेक्ट है। ठीक है, ए में एक स्केलर एक वेक्टर। ठीक है, द टेबल गिव्स द डाटा अबाउट द डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। नन ऑफ द लिक्विड mixes with the other liquid. All of the liquids are put in the same container and settled to form 4 separate layers. Which statement is correct? सबसे पहले तो भाई मैं इसका एक काम करता हूँ। अच्छा भाई, क्या काम करेंगे? इसका एक ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा टेबल का एक और पार्ट बना लेंगे। अच्छा भाई, इसमें क्या करेंगे? इसमें इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, हमें ये पता लग जाएगा सबसे ऊपर कौन सा पार्टिकल है और सबसे नीचे पार्टिकल कौन सा है। आ रही बात समझ? तो देखिए, इस पे इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लें, जिसका यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको दोनों को जाहिर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो 10 अपॉन 10 कर लीजिए, ये आंसर 1 आएगा। 20 अपॉन 15 कर लीजिए, 1.33 आएगा। 30 अपॉन 50 कर लीजिए, 0.6 आएगा। 40 अपॉन 50 कर लीजिए, जाहिर है 0.8 आएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई कि सबसे ऊपर जो लेयर होगी उसकी इसकी सबसे कम डेंसिटी है। सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका y होगा, y के नीचे z की लेयर होगी, z के नीचे w की होगी, और सबसे आखिर में कौन होगा? वो x होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो कह रहे हैं w फॉर्म्स द लेयर बिलो x, w फॉर्म द लेयर बिलो x, x तो नीचे नहीं, ए इनकरेक्ट हो गया। x फॉर्म द टॉप लेयर, बिल्कुल भी नहीं, y है। y फॉर्म्स द बॉटम लेयर, नहीं, x है। z फॉर्म्स द लेयर बिलो y, Z forms the layer below Y। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं। A weightless beam is balanced on a pivot as shown. Forces P, Q and R act on the beam. क्लियर है? Forces P, Q and R act on the beam. ठीक। Which equation, ठीक है, इस करेक्ट? कौन सी इक्वेशन कह रहा है कि करेक्ट है? आओ जरा चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि वेटलेस बीम है, यानी वेट नहीं है उसका, एज्यूम कर लो वेट बहुत कम है, यानी मास कम है, तो जाहिर है वेट को भी हम इग्नोर ही करेंगे। तो यही कह रहा है, कहना ये चाह रहा है। सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर मैं स्केल यहाँ पर रखूँ, रूलर को यहाँ रखूँ, तो इसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, दो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? सो मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्लॉकवाइज में कौन कौन होंगे? सबसे पहले Q है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इसका पिवट से B है, ये डिस्टेंस है। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो Q मल्टीप्लाई बाय B प्लस ये है, ये R है, सो R मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस A है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस ये A है। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखें अगर एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये P मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगा। क्लियर?
अच्छा अब एक काम और करें, P इंटू डी माइनस Q इंटू बी कर लें, यानी इस पूरे को उठा के इक्वेशन को उधर ले आए, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा और ये R इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? सो इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर बन रहा है, आप चेक कर लीजिए। क्लियर? ठीक है। 7 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ प्लस 3.0 मीटर पर सेकेंड, अ फोर्स acts on the object after the time the object is moving at -4 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम के बाद उस पर फोर्स लगती है और वो -4 मीटर से घूमने लग जाता है। क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सपोज दैट, ठीक है, ये जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, जाते वक्त इसकी 3 मीटर पर सेकेंड है, आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस 3.0, वापस आते वक्त माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? और सब वन सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ, मैंने लिखा नहीं है, ऑल्दो एक अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन के एतबार से बात कर रहा हूँ तो मैंने नहीं लिखा। तो मास इसका 5 kg, कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी कर सकते हो, और डेल्टा पी की जगह पे तुम ये भी कर सकते हो, m इंटू डेल्टा वी भी कर सकते हो। तो मास कितना है? 5 है, डेल्टा वी होता है v माइनस यू, v कितना है? -4, और माइनस का u कितना है? ठीक है, सो 5 इंटू -7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 35। तो Sir, जी, sir, can we use M1 V1 equals M2 V2? m1 v1 plus m2 v2, that is the No, equals to, ना ना sir. ना 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 ना, that will not the concept which will be utilized here, ना पुत्र ना, क्योंकि वो तब इस्तेमाल होता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तब वो इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है, बोल रहा है, गलत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे अगर वो इक्वेशन यहाँ लगाओगे तो। सो -35 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। The diagram shows a column of the liquid. The pressure due to the liquid at the bottom of the liquid is 6000 Pascal कर लो इसका यूनिट यार। What is the density of the liquid? So bottom पे कह रहा है liquid का pressure जो है वो इतना given है। So pressure of liquid is rho gh, ये density of fluid होगी, object नहीं होगी। So pressure of liquid about gh is equals to density of fluid. So pressure of liquid कितना है? 6000 divided by 9.81 multiply by 0.5 मीटर, ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर लिया इसको। जी जनाब, क्या वैल्यू आ रही है बताएगा कोई? कैलकुलेटर हाथ में लेके बच्चे बैठो। डिवाइडेड बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सो ये हो जाएगा 1223.24, ऐसे कुछ है। अब इसको राउंड ऑफ करोगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये 1200 बनेगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, चेक करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ चेंज ऑफ स्टेट? गैस कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड, ए करेक्ट होगा। कंडेंसेशन का मतलब है कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, गैस के पार्टिकल करीब होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज अ पैन यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, व्हिच रो इज करेक्ट फॉर मटेरियल यूज्ड टू मेक द बेस ऑफ द पैन एंड द हैंडल ऑफ द पैन। बेस ऑफ द पैन में बहुत इफेक्टिव हीट ट्रांसफर होनी चाहिए तो गुड कंडक्टर यूज होगा, सो गुड कंडक्टर यूज होगा। और हैंडल के अंदर जाहिर सी बात है आपको वुड या इस तरह का इंसुलेटर चाहिए, या प्लास्टिक, प्लास्टिक तो नहीं, वुड टाइप का चाहिए, सो पुअर कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब है कि ए गलत हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है सोलर हीटिंग पैनल्स कंसिस्ट ऑफ पाइप्स कैरिंग वाटर दैट एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक हो गई बात। सोलर हीटिंग पैनल है जो कि जिसमें पाइप्स वगैरह होते हैं, और पाइप जो है वो सन से रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं। ज्यादा रेडिएशन, इफेक्टिव रेडिएशन कब एब्सॉर्ब होगी? जब कलर इंतहाई ब्लैक। अच्छा, अब मामला ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो ड्रेस कोड होता है, मतलब कलर कोड जो होते हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी, वो जब भी कवालीन आइडिया इस तरह की चीजें रखते हैं या कोई फेयरवेल वगैरह रखते हैं, तो उसमें जो कलर कोड होता है वो ब्लैक होता है। मतलब स्कूल नहीं बोलता, स्टूडेंट्स आपस में ही, लड़के जो है वो ब्लैक ड्रेस पहन के आते हैं और लड़कियां जो है वो ब्लैक ड्रेसेस वो भी अपने पहन कर आती हैं। अच्छा, अब ब्लैक कलर में आप ऑब्जर्व करना, कोई भी बंदा आपको उसका जो चेहरे का कलर होता है वो ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब बॉडी पे लाइट पड़ती है, आपने काले रंग के कपड़े पहने तो सारी लाइट तो एब्जॉर्ब हो गई। अब चेहरा भले काला भजन हो, भले आप अफ्रीका के शहजादे हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, गैम्बिया की शहजादी हो, सूडान की मलका हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, या सनत जयसूरिया या क्रिस गेल की छोटी बहन हो या छोटे भाई है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि ब्लैक पहना हुआ है आपने कंट्रास्ट में, तो ब्लैक तो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है, या मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। चेहरा कुछ तो आपका क्या नाम है व्हाइट होगा, या कुछ तो उसका कलर जो है वो ब्राइट होगा। तो उसकी वजह से होगा ये कि वो जो कलर है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये वाला कलर ज्यादा सारे का सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा। बेटा मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो डल ब्लैक है, जरा समझिएगा, जो डल ब्लैक कलर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर सबसे ज्यादा हीट ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, पाइप है, पाइप जो है उनको इसलिए हम ब्लैक करते हैं उनके कलर को, सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करे और अंदर जो वाटर है उसमें सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर करे। तो याद रखिए ब्लैक कलर कोशिश करें गर्मियों में बिल्कुल ना पहने, और जो सऊदिया वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल भी ना पहने। ब्लैक कलर को मना करते हैं, गलत है, गुनाह है सऊदिया में पहनना। कोशिश करें व्हाइट कपड़ा पहने ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो और हीट जो है वो बाहर ही रह जाए, अंदर ना आए। कोई भी ब्लैक चीज पहनने की कोशिश मत करें, शूज भी मत पहने। हाँ अगर स्कूल का कोड है तो कुछ नहीं कर सकते हम, ड्रेस कोड है स्कूल का तो। एनीवेज, तो इस हिसाब से इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, when pollen grain in water are viewed through microscope, they are seen to be in continuous rapid random motion. What causes a pollen grain to move in this way? ठीक है, तो जाहिर है बम्बार्टमेंट होगी, ये बात तो तय है। ठीक है, कि पार्टिकल्स है वो बम्बार्ट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन वो बम्बार्टमेंट एक पार्टिकल की नहीं होगी, हर तरफ से पार्टिकल मिलकर उसको टकराएंगे उसके साथ और उसको हिलाएंगे जलाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि एक रश के अंदर आप फंसे हुए हैं, ऐसे अमूरे पे आप जाते हैं तो अक्सर तवाफ करते हुए बहुत ज्यादा रश होता है, तो आप एक वक्त ऐसा आता है, इतना रश होता है कि आप लोगों के रहमो करम पे, लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोग राइट पे जा रहे होते हैं तो आप भी राइट पे, लोग लेफ्ट पे तो आप भी लेफ्ट पे जा रहे होते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वो जो बीच में एक पार्टिकल है वो आसपास के पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। वो तो पॉलिन ग्रेन है, वो वाटर के पार्टिकल पर डिपेंडेंट है। वो इधर उधर राइट लेफ्ट उसको लेके जा रहा है, तो वो बम्बार्ड कर रहा है उसके साथ। सही है, तो इस हिसाब से क्या हो गया भाई? ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है, समझ आ रही बात? नेक्स्ट है अ सर्कुलर फ्लाइट बॉटम bottom dish, uh, a circular a circular flat bottom dish contain 100 centimeter cube of water. Students are asked how to increase the rate at which the water evaporate. वाटर की एवापोरेशन का जो रेट है उसे इंक्रीज करना है। पहला तरीका तो ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो, और टेम्परेचर तो कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पर भी नहीं। अच्छा, दूसरा काम क्या है? दूसरा की करते हैं कि जो आप लोग अक्सर सर्दियों गर्मियों में करते हैं, या अक्सर अगर बारिश वगैरह होती है तो अगर आपने कपड़े सुखाने हैं तो आप लोग कमरे के अंदर रस्सी डाल के कपड़े डाल देते हो उसमें, और उसमें क्या फैन चला देते हो। फैन चलाने से होता है रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है, जल्दी सूखते हैं कपड़े। सो एक तो आपका ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, फैन लगा दो। ठीक है, ठंडा करने से, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता। टू गलत है। pour the water into the flat bottom dish of the large diameter. large diameter का मतलब है लार्ज एरिया। इसको वैसे आप घर में पोछा लगता है, ठीक है, मॉपिंग होती है, तो उसमें क्या है कि जब आप पोछा लगा रहे हो तो वाटर जो है, जो पानी आपने जब, यानी कि जब वो उसका कपड़ा निकाल के आपने सरफेस पे डाला, उसको जैसे ही आप ड्रैग करते हो आगे, ठीक है, तो वो पानी जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वो फ्लैट होना शुरू होते हैं, उनकी लेयर उतरना शुरू होती है एक के ऊपर एक से, और सिंगल सिंगल लेयर पे जाते हैं। यानी वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है वाटर का, तो वो जल्दी सूखता है। और अगर आप ऐसी उसकी जो उसका जो बकेट है उसका ओस उठा के अगर आप ऐसी फेंक दो पानी, टाइम लगेगा उसको, या छोड़ दो उसको, तो ऐसी टाइम लगेगा उस एवापोरेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब है सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, ए और सी करेक्ट आंसर, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 3 में सी बनता है। ठीक है, matter consists of very small particle in a continuous state of motion which to describe the behavior of the particle in a liquid. So liquid में force strong होती है, weak नहीं होती। दूसरा ये कि एक तो ये वाली बात हो गई, ठीक है, फोर्स स्ट्रॉन्ग। दूसरा ये कि वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स बट चेंज पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसेस के अंदर होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, लिक्विड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डायग्राम शोज इक्विपमेंट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट ऑन हीटिंग ऑफ एल्युमिनियम। इस तरह का इक्विपमेंट कॉपर के साथ भी इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, टेबल गिव्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जिसमें मास ऑफ द ब्लॉक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, एम मीटर की रीडिंग है, टाइम दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। टेम्परेचर का राइज कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम हीट लॉस को अवॉइड करें तो हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, सेंसिबल हीट कहलाती है ये। अब ये सेंसिबल हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये हीटर प्रोवाइड कर रहा है। ये जो एनर्जी निकाल रहा है ये सेंसिबल हीट में जा रही है। तो सवाल है ये जो एनर्जी निकाल रहा है वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई ये जो एनर्जी निकाल रहा है हीटर से, वो एनर्जी जो है
वो होगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और वही बाहर निकल के सेंसिबल हीट बन रही होगी। सो इसकी जगह पे मैं डेल्टा ई लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ। ये आगे जाके एमसी डेल्टा टी होगा, हीट लॉस को हमने इग्नोर किया। मुझे डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी एक तरफ कर लो, पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर लो, क्लियर। उसके बाद अब ये पावर कितना है, पावर आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बराबर होती है वी आई के। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे वी और आई में याद कर लो। सो वी आई टी डिवाइडेड बाई एम सी, ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो समझ लो। सो वोल्टेज कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 300 डिवाइडेड बाई मास कितना है 0.8 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900। जी जनाब, कितना आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर, जी 25 डिग्री, सही कहा। द डायग्राम शोज अ वेव, ठीक है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम undisturbed position, which dimensions describe the properties of a wave, ठीक है। which dimension describe the property of a wave। चले देख लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये पूरा नहीं होता। सो ए तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। बी भी इनकरेक्ट, स्पीड दिया हुआ है माशाल्लाह, ठीक है। सी और डी में से एक हो सकता है। तो कह रहे हैं आर एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल ठीक है। और क्यू वेवलेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक वेवलेंथ, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एस बी गलत हो जाएगा, ठीक है। Which should describe the some characteristics of an image form in a plane mirror। तो पहली बात तो कि भाई वर्चुअल इमेज बनती है, तो रियल तो हटा दीजिए क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। और इसकी बात है डिमिनिश नहीं होती, सेम साइज होती है, ठीक। तो ये डी करेक्ट आंसर। वो कह रहा है द रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिफेंट इज 10 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज एंड फॉर हॉर्सेस 55 से 33,000 हर्ट्ज। ह्यूमन जो ऑडिबल रेंज होती है, ह्यूमन जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, क्लियर है, आधी बात समझ में। वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। अब मसला ये है कि 20 से कम क्या है, 20 से कम 10 हर्ट्ज तक है। 10 से ये 20 हर्ट्ज है और 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर जाए, सो 20,000 से ऊपर जो है वो 33 बनता है, ठीक है। 20,000 से ऊपर क्या बनता है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों लिखा, आपको क्या चलती, बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मसला क्या है, मसला ये 20 से कम 10 है जो कि एलिफेंट की लोअर फ्रीक्वेंसी है, जो कि वो सुन सकता है, लोअर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। और 33 जो है वो घोड़े की हॉर्स की जो है वो हाईएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जो वो सुन सकता है। इसका मतलब है इंसान 20,000 से यानी 20,001 से लेकर 33,000 तक नहीं सुन सकता। घोड़े की ये कुछ फ्रीक्वेंसीज है जो वो नहीं सुन सकता। और अगर बिलो में चले तो 20 से 10 तक जो एलिफेंट की 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये जो डिफरेंस है ये भी इंसान नहीं सुन सकता। तो कुछ फ्रीक्वेंसी वो एलिफेंट की नहीं सुन सकता, कुछ फ्रीक्वेंसी वो हॉर्सेस की नहीं सुन सकता। तो इस हिसाब से अगर आप देखें पढ़ें तो वो कह रहा है द ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर ऑल द साउंड, ये डी पढ़े, द ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर ऑल द साउंड हर्ड बाय एलिफेंट्स नॉर दोज हर्ड बाय हॉर्सेस। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में, बाकी भी पढ़ लें आप, बाकी पढ़े द ह्यूमन ईयर कैन हियर ऑल द साउंड हियर बाय बोथ एलिफेंट एंड हॉर्सेस, गलत। द ह्यूमन ईयर कैन हियर ऑल द साउंड हर्ड बाय एलिफेंट बट नॉट, नहीं। द ह्यूमन ईयर कैन हियर ऑल द साउंड हर्ड बाय हॉर्सेस बट नॉट दोज हर्ड बाय एलिफेंट, गलत। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है कि an object is placed in front of a plane mirror. The ray diagram shows the reflection of one of the ray of the light from the object by the mirror. ठीक है। Where does the mirror form an image of the object? Where does the mirror form an object of image of a mirror? तो वो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से वही इतना डिस्टेंस इमेज का अंदर से होगा, ठीक है भाई। जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस इमेज का अंदर से होगा। तो इमेज इधर कहीं बनेगी, फैक्ट है, क्लियर। सो ये बनेगी, ए ही इसका करेक्ट आंसर है। सारी बात समझ में, ठीक है। आप भले यहाँ से ऑब्जर्व करें ना करें, ठीक है, वैसे तो ऑब्जर्व करेंगे यहीं से। सो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद चलते हैं, लाइट रिफ्रैक्ट एज इट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हिच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होगा, जब लेस डेंसर से डेंसर है तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। ठीक है, ओ लेवल्स में यही पढ़ते हैं आप आई। हाँ सी होगा ना? जी, सी ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बनेगा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये साइन एंगल 90 माइनस थीटा 1 और नीचे होगा साइन एंगल थीटा 2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सी होगा। अभी आप आईजीसीएसई में ये पढ़ रहे हैं, जब आगे जाएंगे अगर आप लोग एडेक्सल लेते हैं लविस में तो वहां पे फॉर्मूला आप लोग थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कैम्ब्रिज में ये नहीं है लविस में। लाइट ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 3, ये रहा 3 एक्सपोनेंट 8, ये वैक्यूम में या एयर में ऑलमोस्ट यही स्पीड है। Strike the surface of the glass block and undergoes refraction as it enters the block, अंदर जाके रिफ्रैक्ट कर रही है। The diagram shows a ray of the light before and after it enters the block. What is the speed of the light in the glass? Speed पूछ रहा है अंदर v। So भाई बहुत आसान है कि लेस डेंसर से डेंसर जाए तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक और फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले दोनों को इक्वेट करा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन लेस डेंसर यानी एयर या वैक्यूम के अंदर। हमें वी चाहिए तो इसको रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा सी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आई। ठीक है, क्लियर? तो अब देख लेते हैं, so 3 into 10 raised to power 8, so हो जाएगा 3 into 10 raised to power 8 multiply by साइन एंगल आर यानी 33 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन एंगल 55 डिग्री। जी भाई, मेरे ख्याल में 1.99 into 10 कितना आएगा? 1.99 आ रहा है, 2 बनेगा, चेक करो। सो 1.99 यानी 2.0 into 10 raised to power 8 meter per second। Clear? Which row about converging lenses and diverging lenses is correct? So वो कह रहा है कि कौन सी रो इसमें से है वो converging और diverging lenses की ठीक है। So converging lens always produce inverted image। नहीं, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला भी फैक्टर वो होता है, केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, उसमें डाइवर्जिंग उसमें जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है और वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, तो ये गलत हो गया। कन्वर्जिंग लेंस कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, डाइवर्जिंग लेंस डू नॉट हैव अ प्रिंसिपल फोकस। ऐसा नहीं है भाई, होती है, ये लगा हुआ, ये आंखों में डाइवर्जिंग लेंस की लगा हुआ है मेरे, ठीक है, तो होता है। तो सी कैन बी यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट नहीं लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कैन प्रोड्यूस रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, बिल्कुल ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। कैन बी यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, ये बिल्कुल ठीक है, मेरे ये लगा हुआ है, यूज कर रहा हूँ, तो दोनों ठीक है, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर हो गया, उसे भी हटा ही दीजिए। ठीक है, a charged rod X is placed on the balance and another rod Y is brought close to it as shown। ठीक है, पहले एक चार्ज रॉड को रखा, 45.3 ग्राम वेट आ रहा, मास आ रहा था, और जैसी दूसरी रॉड को लेकर है 45.7 हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ठीक है, और रिपेल्शन कब होती है? जब सेम चार्जेस हो, सेम, यानी कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख लेते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो यही पूछ रहा है, which combination of charges would cause the change in the balance reading shown। जाहिर है, तो वो रिपल्जन की वजह से, तो ए करेक्ट आंसर है, दोनों नेगेटिव है और दो पॉजिटिव वाले कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी? तो जाहिर है वो वोल्ट है, और आपको पता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। ठीक है, और ये कहां से आया 1 जूल पर कूलम? तो ईएमएफ का, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप यूनिट लिख लें तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर कूलम चार्ज या एनर्जी ट्रांसफॉर्म पर कूलम चार्ज। क्लियर? The diagram shows a transformer. What is the output voltage? यानी VP पूछ रहा है। So देखें ये सॉरी, ठीक है, What is the output voltage? यानी VS पूछ रहा है, ये VP है प्राइमरी, ये VS है सेकेंडरी, ये नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी है, ये नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी है, रेशियो लगा दीजिए। अब वो क्या निकालना है? VS निकालना है, तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो VS इज इक्वल टू VP into NS upon NP। क्लियर? तो VP कितना है? 220000 वोल्ट। NS कितना है? 115 डिवाइडेड बाय 550 NP।
सॉल्व कीजिए, क्या वैल्यू आ रही है भाई? पहले सी करेक्ट आंसर आएगा, 46,000 आएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डायग्राम शोज हाउ टू अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ आइडेंटिकल बार मैग्नेट। ठीक है, दो बार मैग्नेट उनके पेयर रखे हुए, 3 पॉइंट्स पी क्यू आर शोन, एट विच पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट वीकेस्ट एंड एट विच पॉइंट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सो वीकेस्ट तो देखिए ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, इस तरह फील्ड जाएगी तो ये न्यूट्रल या नल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर 0 होगी, ये ना राइट जाएगा ना लेफ्ट। तो सवाल है सर पी है क्या जो ना राइट लेफ्ट जा रहा है? पी एक टेस्ट मैग्नेट है, और टेस्ट मैग्नेट में कोशिश ये की जाती है उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ रखा जाए। ये एक टेस्ट मैग्नेट है, ठीक है। और हम या हमेशा चेक करने के लिए टेस्ट मैग्नेट में भी अगर उसके दो पोल्स की बात करें तो इसमें एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ पोल है, एज्यूम ये करते हैं, यानी नॉर्थ पोल रख के देखते हैं। अकेले पता जाहिर है प्रैक्टिकली तो अकेले कभी भी नॉर्थ पोल नहीं होगा, वो साउथ के साथ होगा, लेकिन हम टेक्निकली जब सोचते हैं तो इमेजिनेशन में यहाँ नॉर्थ पोल रख के सोचते हैं किसी भी एक थर्ड मैग्नेट का। सो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये ना राइट जाएगा ना लेफ्ट, ये बीच में रहेगा, तो ये इसका वीकेस्ट यही हो जाएगा। सो ये पी पी हो जाएगा, क्यू तो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या कहानी है? इधर देखो भाई, अगर मैं यहाँ नॉर्थ पोल रखता हूँ तो ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा क्यू को तो इधर फेंकेगा राइट पे, और आर पे ऑलरेडी क्या है साउथ पोल है, साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जाहिर है ये वाला मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला रिपेल कर रहा है, तो दोनों की जो वेक्टर है, जो दोनों की फोर्सेज है वो ऐड हो जाएंगी। यानी नीचे का अगर मैं F1 कर दूं, ऊपर का F2 कर दूं, सो F1 प्लस F2 करूं तो रिजल्टेंट FR होगा, और ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा मुझे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी वो इस पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट पर क्यों मिलेगी वो भी देख लो। उसकी वजह ये कि इस पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस आ रही होंगी, यानी नॉर्थ से निकल के जो साउथ पे आ रही होंगी, वो फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंसर होंगी, सबसे ज्यादा क्लोज होंगी। देख रहे हो, सबसे ज्यादा क्लोज होंगी, तो इनके क्लोज होने की वजह से यहाँ पर फोर्स स्ट्रांग होगी। इस वजह से पॉइंट आर जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ये वाला। क्लियर? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गैप जितना कम होता है उतनी फोर्स क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अनाइक्रोम वायर P has a length of 1 meter, diameter 1 meter. ठीक है, और सेकंड माइक्रोम वायर है Q, यानी दोनों सेम वायर है, उसकी लेंथ 2 है, 2 का मतलब है ट्वाइस है, और डायमीटर उसका क्या है? वो भी ट्वाइस है। ठीक है, यानी अगर मैं पहले वायर V की रेजिस्टेंस भी ले लूं, चलो मान लो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, Q की पता करो। सो देखो आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही होता है, होता है नहीं होता? ठीक है, तो अगर वायर Q का लेंथ डबल है, ट्वाइस है, तो जाहिर है कि इस ट्वाइस लेंथ करने से इसकी रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगी। एक ये बात हो गई। इसको 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 ऑप्शन 1 या एक्सप्रेशन 1 का नाम दे दो। एक्सप्रेशन 2 क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। आपने डायमीटर 1 से 2 कर दिया, ट्वाइस कर दिया, और 1 से 2 का मतलब ये कि यहाँ पर 2 लगा। अब जैसे ही 2 लगेगा तो 2 जो है वो ऐसे लगेगा। ठीक है, इस तरह से होगा, स्क्वायर यूं होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? सो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 4 लगाना पड़ेगा आपको। अब ये हो गई आपकी एक्सप्रेशन नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि दो एक्सप्रेशन, अब कंबाइन इफेक्ट चेक करना है, तो कंबाइन इफेक्ट चेक करने के लिए आप R लिखोगे। ठीक है, यानी अब Q पे देखने रेजिस्टेंस, यहां से ये 2 उठाओगे, इसको 2 ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई, यहां से 4 उठाओगे, 4 नीचे है, सो 2/4 यानी 0.5 R या 1/2 R, यानी जो Q है वायर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हाफ रेजिस्टेंस होगी, और जो P है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस R होगी। यानी Q की रेजिस्टेंस P के मुकाबले में आधी होगी, हाफ होगी। ये है कंक्लूजन। ठीक है, अब देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ Q इज 1/4 रेजिस्टेंस ऑफ द P। गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ Q इज 1/2 द रेजिस्टेंस ऑफ P। ये ठीक है, हमने निकाला अभी, का पूरा मेजर किया। ठीक है, the instrument has two resistors. One resistor has a resistance of 2 ohm and the other has a resistance of 40 किलो ओम। जब इस तरह का सीन होता है तो अगर सीरीज में दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सीरीज में 40 प्लस 40,000 प्लस 2 40,002 हो जाएगा, तो सी और डी में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में, और सीरीज में आपको पता है R1 प्लस R2 जो है वो ऐड होके इंक्रीज हो जाते हैं, तो ना वो 1.9 होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये कि एक और चीज है, 40 नहीं, ये 42 लिखा हुआ है, ये 40 किलो ओम्स है, तो 40,002 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 40,000 प्लस 2 करें तो ये 4 1 2 3 और ये ठीक है हो जाएगा 40,002 होगा, ये 42 नहीं होगा। तो इस वजह से जनाब सी और डी दोनों गलत। अब आओ ए पे। भाई अब सीन कुछ यूं है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट पैरेलल में लगते हैं, जरा रूल समझ लीजिएगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आ रही बात समझ में। अब ये इस तरह से मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक है 40,000 ओम्स का और दूसरा है 2। जब भी कभी इस तरह का सीन होता है तो जो रिजल्टेंट जो आपका रजिस्टर्स होती है वो छोटे वाले से भी क्या होती है भाई, वो एटलीस्ट वो छोटे वाले से कम होती है या उसके नियरेस्ट होती है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में तो जो वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगी। अगर बहुत कम दोनों में डिफरेंस है तो जो लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, उससे कम हो जाएगी वैल्यू। लेकिन ये इससे यानी कि इससे ज्यादा नहीं होगी, लोएस्ट वाले से 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। आप चाहे तो आप रिजल्टेंट निकाल के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। 2 into 40,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 40,000 करें, क्या रिजल्ट बनता है? 1.9999, यही वैल्यू आ रही ना, आप 2.0 कर देंगे इसको, पी करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? सही है, ए भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, इन विच सर्किट डू बोथ लैंप्स लाइट। अच्छा अब इधर देखिए, वो कह रहा है कि किस सर्किट में, इन विच सर्किट डू द बोथ लैंप्स, वो कह रहा है कि किस सर्किट में दोनों लैंप जो है वो जलेंगे। सो पहली बात है ये डायोड है, और डायोड में करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा तो डायोड स्विच ऑन होगा, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, अगर करंट यहां से आएगा तो ये डायोड स्विच ऑफ हो जाएगा। रिवर्स बायस कहते हैं इसको, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। सो करंट हमेशा अगर यहाँ से चल रहा है, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लेंगे कन्वेंशनल करंट, करंट यहाँ से चलेगा तो यहाँ से करंट आएगा तो जाहिर है ये डायोड इसके लिए स्विच ऑफ होगा, ये नहीं चलेगा। करंट यहाँ से आया यहाँ से भी इधर गया, ठीक है, यानी करंट यहाँ से आया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ से गया, फिर ये दोनों इधर का दोनों मिले, अब जब इधर पहुंचे ये स्विच ऑफ है, सो ये पी नहीं चलेगा। अब सी की तरफ आए तो करंट यहाँ से गया, यहाँ से आया, कुछ करंट यहाँ से गया, यहाँ से आया, दोनों मिलके यहाँ से गुजर गए, चल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से करंट इसलिए घुस सकता है कि जाहिर है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, कि करंट जा सकता है। सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब ये नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि करंट यहाँ से तो चला जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो दोनों जहां से करंट गुजरेगा, ठीक है, वो जाहिर है कि ये सी वाला केस है, तो ये दोनों जलेंगे। An isotope of strontium has a nuclei notation of 84 or 38. How many proton and neutron are there in the nucleus of this isotope? So proton तो 38 ही होंगे, ठीक है, और 84 minus 38 करो कितना होता है? 46 होता है, तो 46 इसके यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, आ रही बात समझ बच्चों? नेक्स्ट है, ये इसका बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। A student investigating the count rate of radioactive substance, how must he adjust his reading for the background count? ठीक है, A student is investigating the count rate of radioactive substance, how must he adjusting his reading for the background count? So background count अगर उसने वो करना है, उसको एडजस्ट करना है, तो वो करना क्या होगा, पढ़ लेते हैं। एड बैकग्राउंड रीडिंग तो इस रीडिंग नहीं, बैकग्राउंड रीडिंग को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता, तो ये गलत। इग्नोर द बैकग्राउंड काउंट एज इट विल नॉट अफेक्ट द रीडिंग, गलत, नहीं करेगा अफेक्ट। सब्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड काउंट फ्रॉम हिज रीडिंग, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आए और आपने कभी किसी दुकान से, शॉप से, लोकल शॉप से कोई आटा लेने के लिए गए, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसमें वो रख के मेजर करता है, उसमें गार्बेज वैल्यू पहले से आ रही होती है, उसको वो जीरो करेगा। अगर वो जीरो नहीं करेगा तो मास ज्यादा कैलकुलेट होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो पहले इसको जीरो करता है। यानी काउंट रेट जो पहले आ रहा होगा जीएम क्यूब के ऊपर, उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना गार्बेज वैल्यू ऐड होगी तो रिजल्ट खराब आएगा। ठीक है, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट अकर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन? जाहिर है न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई ज्वाइन होके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्लियर है? तो इसका जो है वो क्या होगा भाई, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। A beta particle enters a uniform magnetic field and directed into the page and deflects downward. Downward चली जाती है. Which direction of electric field would also deflect an electron downward? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रखा जाए, या उसकी क्या डायरेक्शन हो कि वो भी इलेक्ट्रॉन को नीचे डाइवर्ज करे? देखो एक काम कर सकते हैं कि हम ऊपर नेगेटिव प्लेट लगा दें। अब सही है, ठीक है। सो ऊपर हम एक नेगेटिव प्लेट लगा दें और नीचे जो है हम एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, ठीक है।
इस तरह से कर दें और ऊपर वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, नीचे वाले को सोर्स के से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब जब ये होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो नीचे चला जाएगा। सेम होगा, बिल्कुल इवेंट सेम इवेंट होगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब यह है कि ये अपवर्ड अपवर्ड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अप द पेज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। क्लियर? डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप 86 और ये 22, ये रेडॉन है, वो अल्फा निकाल रहा है। जब जाहिर सी बात है ये अल्फा निकालेगा, 86 है, 222 है, अल्फा निकालेगा 24, तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा ऐसे पोलोनियम बना, सो उसमें जाहिर सी बात है 86 में से 2 निकालेगा 84, और ये हो जाएगा 218 हो जाएगा, 4 निकलेगा ऊपर में से। क्लियर? सो बोला कि न्यूट्रॉन कितने हैं पोलोनियम के अंदर? पोलोनियम में न्यूट्रॉन है 218 माइनस 84, सो 218 माइनस 84 करो, कितना बनता है? 218 माइनस 84, 134। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? Which statement gives the two safety precaution to take when a person is working with ionization radiation? एक तो ये कि एक्सपोजर टाइम कम से कम रखे, दूसरा ये कि डिस्टेंस मेजर करे, ये सबसे अच्छा है। डिक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द सोर्स। इंक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब इंक्रीज द डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन एक्सपोजर एंड द पर्सन। बी क्या है? डिक्रीज एक्सपोजर टाइम एंड इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन, ये हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट है which list correctly shows the planets in decreasing order of distance from the sun? ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस यानी सबसे दूर कौन सा है, फिर सबसे करीब, उससे करीब, उससे करीब, इस तरह से। देखो भाई, अगर ये 4 है ना, ये चार आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाहर आते हैं, तो उनमें सबसे पहला जुपिटर पड़ता है। सबसे पहला जो है वो कौन सा पड़ता है भाई? वो जुपिटर पड़ता है। तो हम यहां से चलेंगे ऐसे सबसे करीब, तो ये जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर के पास सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है, उसके पीछे प्लूटो पड़ता है। ठीक है, सो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेपच्यून सबसे ठंडा सैयारा है। ठीक है, प्लूटो को छोड़ दें आप। ठीक है, अब the sun radiates most of its energy in 3 regions of electromagnetic spectrum. In pie chart, region 1 is infrared radiation region, कह रहे हैं in the pie chart region 1 is the infrared radiation and region 2 is visible radiation. So ठीक है, region 2 जो है वो visible है, ठीक है, और ये IR है, तो ये अल्ट्रावायलेट होगी। अल्ट्रावायलेट आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इंफ्रारेड के उसके विजिबल के ऊपर होती है। सो ये अल्ट्रावायलेट है। अब इसका रीजन होता है ब्लैक बॉडी का ग्राफ। इंशाल्लाह ए लेवल्स में जाके आप A2 में जाके इसका ग्राफ पढ़ेंगे, वहां आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में आएगा यार ये कहानी है क्या। ठीक है, ये कहानी है क्या, वहां जाके समझ में आएगा। The diagram shows a comet moving in elliptical order around the sun. At which position is the comet moving with the greatest speed? Greatest speed वहां होती है जहां पे greatest gravitational force होती है, वो होती है सबसे करीब, यहाँ इस जगह पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r। ठीक है, जब डिस्टेंस कम होगा स्पीड स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ये है। इसके अलावा एनर्जी से भी कर सकते हो, जब ये करीब आ जाएगा सन के, जब ये करीब आ जाएगा सन के, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन रिलीजेस लार्ज quantities of the energy, which statement about the process is correct? ठीक है, it involves the fission of helium to produce hydrogen। नहीं भाई, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो दूसरा शुरू का दो छोड़ दिया। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ हीलियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, नहीं। ठीक है, फ्यूजन जो है वो लाइटर पार्टिकल का हेवियर की तरफ होता है। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हीलियम, बिल्कुल ठीक है, डी करेक्ट है। लास्ट, द टेबल गिव्स द डाटा अबाउट द 4 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यूरेनियस का -195 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, अर्थ का 15 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लैनेट एक्स का -65, प्लैनेट वाई का -140। अब देखो यूरेनियस -195, ये 15 है, इसका -65 है ना। ठीक है, ये प्लैनेट आपसे दूर है, मतलब
दूर से मुराद ये सन से दूर है, सन के करीब नहीं है, यानी वीनस और मरकरी नहीं हो सकते, अर्थ खुद भी नहीं हो सकता। सो अब अर्थ के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है मार्स। मार्स की पॉसिबिलिटी यही, ठीक है, ये मार्स की पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि यार ये मार्स हो। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है कि ए और बी में से कोई एक हो सकता है, मरकरी नहीं हो सकता। मरकरी का टेम्परेचर ज्यादा है, वो सन के और करीब है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब सवाल ये कि ये तो आपने पकड़ लिया जनाब कि ये मार्स है। अगला -140 कह रहा है। अभी -140 क्या होगा? ये वो होगा जो एस्टेरॉइड बेल्ट से भी पीछे की तरफ होगा। जुपिटर नहीं हो सकता, जुपिटर की गैस जाइंट है। जुपिटर के बाद जाहिर है, हमने लास्ट टाइम बताया था कि जुपिटर के बाद सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। आपके पास क्या क्या है? सैटर्न है, यूरेनस है और नेक्स्ट क्या है? नेपच्यून है। क्लियर है? अब ये इनमें से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। नेपच्यून का जो है वो सबसे दूर है, प्लूटो से पहले है, सबसे दूर है। माइनस का 214 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो एवरेज टेम्परेचर है, बहुत शदीद सर्दी होती है, ठीक है। सैटर्न और यूरेनस में ये एक चीज होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? सैटर्न मैं आपको बताऊं, ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये आपकी लर्निंग आउटकम के अंदर भी मौजूद है कि आपको याद करना पड़ेगा। सो यू नीड टू रिमाइंड ऑल ऑफ दीज टेम्परेचर। सही सरफेस टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? एक करेक्ट आंसर का बनता है, ठीक है। आज का ये पेपर खत्म हुआ भाई। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज वगैरह है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे।